फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुसैन। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का यूनिट 1 का उसका हम सॉल्यूशन वीडियो लेके आए। तो गाइस, अगर आप इतने 7 क्वेश्चन को कर लोगे ना, तो आपके जो एग्जाम्स में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इनको आप इजिली सॉल्व आउट कर लोगे सिर्फ इस वीडियो को देख करके। बहुत ही बेसिक और सिंपल वे में हम देखेंगे इन सभी टॉपिक्स को और इजी वे में। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले और देख लेते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आखिर क्या होते हैं और पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एसएआर। तो गाइस, देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फर्स्ट क्वेश्चन, बीटा लैक्टम क्या होते हैं। सबसे पहले तो बीटा लैक्टम जो होते हैं ये साइक्लिक अमाइड की रिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर है और साथ में यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। तो ये क्या हुआ, साइक्लिक अमाइड। अब ये जो है ये कंटेन करती है 4 मेंबर ही होना चाहिए। जो बीटा लैक्टम है ये 4 मेंबर होना चाहिए। अगर 5 मेंबर अगर हुआ ये रिंग, डेट मीन्स वो बीटा की जगह पे एक और बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा गामा लैक्टम। इसी वजह से ये 4 मेंबर रिंग होता है। अब ये बीटा यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया, तो जो हमारा कार्बोक्सिल कार्बन होता है ना, इसके बाद वाला जो कार्बन होता है, इधर तो है नहीं, ऊपर की साइड है, तो ये रहा वो कार्बन और इसको हम अल्फा मानते हैं और इसके बगल वाले को बीटा। इस वजह से ये बीटा लैक्टम बोला गया है। तो आपको ये आई होप समझ आ गया होगा। और इसी बीटा पे तो सब्स्टिट्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पेनिसिलिन हो गया, जैसे सिफलोस्पोरिन हो गया, उनका रिंग एक आकर के अटैच होगा और बन जाएगा वो। तो यही बीटा लैक्टम के वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक उसको बोला गया है कंप्लीटली। तो ये रहे वो एंटीबायोटिक्स। तो अब हम देख लेते हैं। एक तो जो बीटा लैक्टम है इसका दूसरा नाम एचएटीडी नन है। अगर 2 मार्क्स में आ जाए या फिर सिंपली 1 मार्क्स से आ जाए तो वो आप कर सकते हो। तो बीटा लैक्टम के बारे में आते हैं। बीटा लैक्टम के अंदर आपको पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना है, सिफलोस्पोरिन के बारे में पढ़ना है और मोनोबैक्टम्स के बारे में पढ़ना है। तो पेनिसिलिन पे आते हैं सबसे पहले। तो बीटा लैक्टम के रिंग इसमें भी प्रेजेंट होती है और साथ में ये जो आप रिंग देख रहे हो ये कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है, जिसमें एक सल्फर है और एक नाइट्रोजन है। तो इसका नाम क्या हुआ, तो इसका नाम हुआ थायाजोलिडीन रिंग हो गया। तो थायाजोलिडीन क्यों बोला मैंने, तो थाया मतलब सल्फर और यहाँ पे अजो आप देख रहे हो तो वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है और लिडीन यहाँ पे डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं है। अब वहीं पे अगर हम बात करें सिफलोस्पोरिन में, तो सिफलोस्पोरिन में एक तो यहाँ पे आ गया हमारा बीटा लैक्टम की रिंग और यहाँ पे आप देख रहे हो 6 मेंबर की रिंग है। तो इसका अगर नाम दे तो इसका नाम है डाई हाइड्रो थायाजीन रिंग। अब यहाँ पे डाई हाइड्रो क्यों बोला मैंने, तो डाई हाइड्रो बिकॉज एक एक हाइड्रोजन यहाँ से हट चुका है ना। आप देखोगे तो डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पे तो थे हाइड्रोजन बट यहाँ पे कम हो चुके हैं 2, तो इसलिए डाई हाइड्रो। और थाया मतलब सल्फर और यहाँ पे एजा, तो आप देख रहे हो तो ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। और इन मतलब एक डबल बॉन्ड आया हुआ है इसी वजह से, नहीं तो लिडीन हो जाता। तो ये हो गया सिफलोस्पोरिन हो गया। मोनोबैक्टम्स में कोई रिंग है, कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस, जैसा कि अभी मैंने आपको पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना है तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है बीटा लैक्टम के रिंग होता है और थायाजोलिडीन के रिंग होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों रिंग को, साथ में ये एसाइल ग्रुप हो गया और अमीनो ग्रुप हो गया, वो होता है जहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये अभी एक्टिव नहीं है, ये जनरल स्ट्रक्चर है आपके लिए। अब ये जो आर देख रहे हो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तब ये एक्टिव बनेगा, तब इसका यूज होगा। पेनिसिलिन क्या होते हैं, पेनिसिलिन बैक्टीरिसाइडल होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करेंगे। अब डायरेक्टली किल तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। वो क्या काम करेंगे, तो सेल वॉल की जो सिंथेसिस है ना इसको इनहिबिट कर देंगे। कैसे इनहिबिट करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आप वेट करिए। तो क्लासिफिकेशन जैसा मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा बट आपको करना है और मैंने सभी टॉपिक्स में मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन में अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ पे पेनिसिलिनेज ससेप्टिबल पेनिसिलिन, ऐसे पेनिसिलिन जो एक्टिव होते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। तो इसमें आ गया हमारा पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी के अंदर अगर यहाँ पे आप देखो तो ये रहा बेंजाइल ग्रुप। तो गाइस, इसको आप सिंपली इस टाइप से भी आप बना सकते हो, वो अकॉर्डिंग तो आपके चॉइस है। तो सिंपली आप इस टाइप से आप बना सकते हो। पेनिसिलिन वी हो गया, तो यहाँ पे पेनिथिसिलिन हो गया। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आर ग्रुप लिखा है, तो आर ग्रुप ही नहीं आपको ये भी लिखना पड़ेगा अगर वो स्पेसिफिक एक के बारे में पूछे तो। अदरवाइज क्लासिफिकेशन में आप डायरेक्टली ऐसे भी बता सकते हो। तो सेकंड पे आते हैं जो कि है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जो कि नैरो स्पेक्ट्रम होती है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। नैरो स्पेक्ट्रम जो कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या फिर सिर्फ
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करें। ब्रॉड में दोनों में ही करना है। पेरेंट्रल पेनिसिलिन इसके अंदर आते हैं, जो कि अब पेरेंट्रल रूट से देना है, इस वजह से ये दिया गया है। और यहाँ पे मिथिसिलिन हो गया और नेपेसिलिन हो गया, नेपसिलिन। तो ये दो की आप स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना होगा, और यहाँ पे नेम भी दे रखा है ताकि आपको IUPAC के टाइम पे आपको रिमेंबर हो। यहाँ पे ओरल है, डायरेक्ट ओरली लेना। ऑक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन के अंदर आपको जो A और B पोजीशन है दोनों पे HH आपको करना है। तो यहाँ पे AB आप देख रहे हो, इन दोनों पे सब्स्टिट्यूट करोगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तब आपका ऑक्सीसिलिन। क्लोक्सासिलिन में एक Cl एक H, और डाइक्लोसासिलिन के अंदर Cl आपको दोनों जगह पर रिप्लेस करना, और यहाँ से आपका अटैचमेंट करना है जो आपका जनरल स्ट्रक्चर था। अब सी पे आता है जो कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, सेंसिटिव पेनिसिलिन से होते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, दोनों ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करेंगे। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इनको कोई मतलब नहीं है, अपना काम दिखाएंगे ये। तो यहाँ पे पेरेंट्रल के अंदर आप देख सकते हो कार्बोक्सिल पेनिसिलिन्स हो गया, यूरिडो पेनिसिलिन्स हो गया। तो आपको ये स्ट्रक्चर बिना प्रैक्टिस के तो होने वाला नहीं है, तो प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। और ये रहा ओरल इसके अंदर, और मिसलेनियस आपको बताना बताओ, नहीं तो यहाँ पे ख़त्म कर दो। अब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बिकॉज अगर आप पेनिसिलिन का पढ़ लोगे तो सिफेलोस्पोरिन हो गया। बहुत ही सिंपल है, एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस है ही नहीं, समझो बस नाम का डिफरेंस है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो पेनिसिलिन या फिर सिफेलोस्पोरिन है, ये काम क्या करते हैं? तो हमने अभी समझा कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं। कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो ये इनहिबिट करते हैं जो सिंथेसिस हो रहा है ना बैक्टीरिया का सेल वॉल, उसको कैसे इनहिबिट करेंगे? तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है किस चीज़ से बना हुआ रहता है? आपको मालूम है ना, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को ये क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की सिंथेसिस हो रही है, इसको इनहिबिट कैसे करेंगे? तो एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को अगर ये ब्लॉक कर देंगे ना, तो ये जो सिंथेसिस हो रही है ये स्टॉप हो जाएगी। उसका नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर तो देख लीजिए एक बार, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि सबसे अंदर की साइड में है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो भी, और उसके बाहर आप देखें तो यहाँ पे सेल वॉल, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो। सेल वॉल किस चीज़ का बना हुआ रहता है? अभी आपको बताया मैंने, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का। और पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर क्या होता है वो सब आपको जानना होगा, तभी आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर होगा। और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो सेम, अंदर के साइड में सेल वॉल, और उसके बाद में यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है। बट उसके बाहर भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। अब हम दोनों में ही सेम तरीके से ही काम होता है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेयर का यहाँ पे डिफरेंस है। इस वजह से ग्राम नेगेटिव में सिर्फ वही क्रॉस कर सकते हैं जो पोरेंस के द्वारा क्रॉस हो पाए। तो ऐसे एंटीबायोटिक जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, या फिर जो क्रॉस कर सके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पे अब आए, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के आखिर अंदर होता क्या है, ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है? तो ये अमीनो शुगर चेन से बना हुआ रहता है। अमीनो शुगर चेन क्या होता है? तो ये नैम और नेक का एक लंबा चैन होता है, नैम नेक ऐसे ऊपर और नीचे। और ये जो जॉइंट रहता है वो अमीनो एसिड चेन यहाँ पे रहती है। और ये जो अमीनो एसिड चेन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसको सपोर्ट करता है वो एंजाइम जो अभी हमने देखा था। कौन सा एंजाइम? तो वो है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम इसको मदद करता है अमीनो एसिड चेन को, ताकि ये होल्ड करके रख पाए ऊपर और नीचे वाला अमीनो शुगर के चेन को। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अमीनो शुगर चेन है और ये अमीनो एसिड चेन है। अब ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है, सिर्फ अगर आप देखो तो अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो ब्लॉक करने की वजह से इसकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो हट जाएगी, डेट मीन्स ये आपस में गिर जाएंगे और टूट गया। तो वही हमें यहाँ पे देखना है। तो ये मैंने जूम कर लिया, इतना पोर्शन दोनों का ही सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो आप देख रहे हो इतना पोर्शन ये ग्राम नेगेटिव है, और जो आप अगर यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ग्राम पॉजिटिव है। जो पेनिसिलिन होते हैं सबसे पहले क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करके अंदर की साइड आएंगे। अंदर की साइड में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा हमारा कौन सा ये पोर्शन है। ये जो पोर्शन देख रहे हो इतना जो है ये ट्रांसपेप्टाइडेज यानी सेल वॉल है, ये ट्रांसपेप्टाइडेज सॉरी, ये हमारा पेप्टिडोग्लाइकन है जो कि हमारा सेल वॉल है, इतना पोर्शन। तो ये सबसे पहले अंदर की साइड आएगा, और अंदर की साइड में आने के बाद सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन पे जाएगा। ये सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन पे ये जो आप देख रहे हो रिसेप्टर टाइप का बना हुआ है, ये क्या है? ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको पीबीपी बोलते हैं। और ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे ही पेनिसिलिन या फिर सिफोलोस्पोरिन आएगा, बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद जैसे यहाँ पे बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये डायरेक्ट चले जाते हैं किसके पास?
पास तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के पास, और इसको हटा देते हैं कि तू हट और मैं आकर के यहाँ पे संभाल लूँगा सब। तो इसको हटाया और ये सब कहाँ हो रहा है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर की साइड में ये सारी कहानी हो रही है। तो इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को हटाया, पेनिसिलिन यहाँ पे बाइंड हुआ और पेनिसिलिन ने हटा दिया। हटाने से क्या हुआ, जो अमीनो एसिड की चेन है ये अब हट जाएगी, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ पे। अब ब्रेक डाउन होने की वजह से आपस में गिर जाएंगे, गिर जाने की वजह से खत्म। यही तो हुआ, स्टॉप कर दिया सिंथेसिस। अब सिंथेसिस ही नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये सब थोड़ा सा आपको लिख करके मैंने आपको बता रखा है, ताकि आपको जब ये देखो तो आपको रिमेंबर हो जाए, ये पॉइंट्स मैंने आपको बता रखा है। और यहाँ पे मैंने वो सब जो आपको बताया था, जैसे कि पेनिसिलिन या सेफलोस्पोरिन एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद अपने लोकेशन पर जाते हैं पीवीपीज पे, और जाने के बाद किसको ब्लॉक करेंगे, तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को। और ये काम क्या करता था, तो ये होल्डिंग करने का काम करता था। तो अमीनो एसिड चेन जो है वो ब्रेक डाउन होने की वजह से कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, जिसकी वजह से डैमेज हो जाएगा उसका सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन है वो, और बैक्टीरिया सेल वॉल जो है वो डैमेज होने की वजह से बैक्टीरिया जो है वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा, किल हो जाएगा। अब यहाँ पे नेम नेग में क्या बोल रहा था, वो है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नेग का क्या है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एसिड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनमें पोरिन से बस एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, वहीं से क्रॉस करके बाकी सब तो एक्टिविटी सब सेम ही है। और यहाँ पे आप बता सकते हो एम्पिसिलिन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर सकता है, बिकॉज ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है राइट द केमिस्ट्री एंड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन। तो पहले हम पेनिसिलिन का देखते हैं, फिर सेफलोस्पोरिन का देखेंगे, केमिस्ट्री और डिग्रेडेशन देखना है प्रोडक्ट्स का। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। दो केमिस्ट्री है, इसमें आप नोमेनक्लेचर बता सकते हो, दोनों देख लेते हैं। जो पेनिसिलिन होता है, इन सभी जो ग्रुप्स होते हैं इनका सभी का सेम ही लगभग में स्ट्रक्चर होता है, बस सब्स्टिट्यूशन की वजह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे जो पेनिसिलिन आप देख रहे हो, ये फ्यूजन होता है टू रिंग्स का बीटा लैक्टम थायोजोलिडिन रिंग, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 रिंग होते हैं। अब यहाँ पे जो नंबरिंग होता है ना, ये 2 टाइप से होता है। ये आप केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम से कर लो, या इसको हम लोग CAS बोलते हैं, और यहाँ पे USP यानी USP नंबरिंग सिस्टम से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो आप CAS सिस्टम से करते हो, डैट मीन्स आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी देना है वो आपको यहाँ पे सल्फर को देना है, और फोर्थ वाला नाइट्रोजन को। बट इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आपको नाइट्रोजन को देना होगा, और फोर्थ वाला जो है वो सल्फर को देना होगा। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, आप कहीं से भी करिए कोई गलती नहीं होगा, बिकॉज जो 5th पोजीशन है वो यहीं पे आने वाला है, 6th यहीं पे आने वाला है, 7th यहीं पे आने वाला है सभी में, और दोनों ही सही है, करेक्ट है। आप दोनों तरीके से लिखोगे तो गलत मार्क्स जो है वो काटेगा नहीं एग्जामिनर। सो गाइस जैसा कि यहाँ पे अब हम देखेंगे IUPAC नेम इसी के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले पीनम डेरिवेटिव्स। तो पीनम का स्ट्रक्चर आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, मैंने पिंक कलर से शो कर रखा है। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो सिर्फ आपको इनका नाम लिखना है, इसका नाम सिर्फ आप पीनम लिख दीजिए। ये डायरेक्ट आपको ये नहीं लिखना है कि या बीटा लैक्टम, ये थायोजोलिडिन रिंग, ऐसा कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे आप 6th पोजीशन पे क्या है, असाइल अमाइनो है, और 2nd पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाइमिथाइल और पीनम, और 3rd पोजीशन पे क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे आप बता सकते हो पेनिसिलिनिक एसिड डेरिवेटिव, तो पेनिसिलिनिक एसिड ये रहा, यह पूरा पेनिसिलिनिक एसिड। तो 6th पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, असाइल ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है, तो 6 असाइल अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड ये हो गया। ऐसे यहाँ पे 3rd आप देखें तो पेनिसिलिन डेरिवेटिव, तो ये तो पूरा पेनिसिलिन ही होगा, बस R की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर हम R की जगह पे बेंजाइल ग्रुप लगा दें, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन के अंदर दिखाया था बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है, तो उसके बाद ये बन जाएगा बेंजाइल पेनिसिलिन। और गाइस एक और है जो कि है बाईसाइक्लो रिंग डेरिवेटिव्स। इसके अंदर सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट फाइंड आउट करना होता है, तो ये रहा इंटरमीडिएट, इसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन है नहीं है ना, तो नहीं है, तो इसको हम 0 मानेंगे। और राइट साइड देखेंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे। राइट साइड में अगर इसी कार्बन से देखेंगे तो 1 और ये 2 ये 3, इस रिंग के अंदर हम सिर्फ देखेंगे, उसके अलावा नहीं देखेंगे। तो 3 हो गए, तो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 2 ही एटम है, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट साइड में। तो ये लिखने के बाद अब इसका नेमिंग पे आते हैं। तो इसका नेमिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6th पोजीशन पे यहाँ पे असाइल अमीनो दिख रहा है, और 2,2 डाइमिथाइल यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ पे ऑक्सो दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो 6 असाइल अमीनो, 2,2 डाइमिथाइल, 7 ऑक्सो और बाईसाइक्लो लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, और 3 to 1 3 to 1 मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते से घटते क्रम में आपको लगाना है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 203
ये 203 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है तो 3 है, उससे कम कौन सा है तो 2 है, उससे कम कौन सा है तो 0 है। तो इस वजह से मैंने इस टाइप से डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो 3,2O हेप्टेन है, तो हेप्टेन और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, बस खत्म, ये हो गया आपका। और थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री भी हम देख लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो और भी बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। जो पेनिसिलिन होते हैं इनके पास टोटल 3 कायरल सेंटर्स होते हैं। कायरल सेंटर हमें मालूम है वो होते हैं जो एक कार्बन होता है, इसके साथ जितने भी एटम्स या अटैचमेंट होते हैं वो चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा पोजीशन है, वो तो थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ये रहा। एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और एक इधर की साइड में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे कार्बन है। तो चारों के चारों डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इसका अगर हम एब्सोल्यूट यानी एक्चुअल अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3s 5r 6r आ रहा है। तो 3s पे क्यों आ रहा है तो इसको हम समझ लेते हैं। एक तो यहाँ पे थर्ड पे आप जो कार्बन देख रहे हो, तो कार्बन के साथ में जो 4 एटम्स आप देख रहे हो, इन चारों में एटॉमिक नंबर देखना होता है, सबसे दूर कौन सा है। तो फर्स्ट नाइट्रोजन हो गया, सेकंड अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे सेकंड में आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन हो गया, और यहाँ पे थर्ड में ये वाला कार्बन हो गया, और फोर्थ में हाइड्रोजन जो कि सबसे पास आता है। तो ये जो रोटेशन आप देख रहे हो तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इस आर कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद ना ये देखना होता है कि जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जो अटैच है, हाइड्रोजन जो है वो ऊपर के साइड में है प्लेन के या नीचे के साइड में। अगर वो ऊपर के साइड में है तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऊपर की साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये नीचे की साइड। तो ऊपर के साइड है तो ये बदल जाएगा और ये बन जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही यहाँ पे यहाँ पे थर्ड पोजीशन ये हो चुका है। अब फिफ्थ पोजीशन पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको यही दिखेगा आर कॉन्फ़िगरेशन, और जो सिक्स पोजीशन है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आर फिफ्थ और सिक्स पोजीशन में सॉरी आर दिखेगा। आर क्यों दिखेगा वो भी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सल्फर को हम देंगे फर्स्ट हम देंगे किसको, यहाँ पे सल्फर को देंगे ना, हाँ फर्स्ट सल्फर है यहाँ पे क्योंकि वो सबसे दूर है। और सेकंड हम नाइट्रोजन को देंगे, तो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड यहाँ पे हम कार्बन को देंगे और फोर्थ ये देंगे। तो ये हो गया रोटेशन जो आप देख रहे हो, ये हो गया आर, यहाँ पे भी आर आ गया। आर आने के बाद हम वहाँ हाइड्रोजन को देखेंगे, ये ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड हुआ तो आर होगा, नहीं है ऊपर की साइड नीचे है, तो इस वजह से ये एस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेम रहेगा, सॉरी सेम रहेगा। इस वाले में चेंज हो जाता, अगर ये ऊपर की साइड में रहता यानी ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन होता, डेट मीन्स वो सेम रहता, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होता। तो गाइस ये जो है वो नीचे की साइड होने की वजह से यहाँ पे जो ये है वो हो जाएगा यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन, यानी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो कौन सा पास में आता है। तो गाइस जो फर्स्ट है वो आ गया हमारा ये नाइट्रोजन। फर्स्ट के बाद अगर हम सेकंड पोजीशन देखें तो सेकंड कौन सा हमें मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 कार्बन अटैचमेंट है, बट इस कार्बन के साथ यहाँ पे जो है वो सल्फर प्रेजेंट है। तो ये सल्फर प्रेजेंट है, डेट मीन्स ये दूर है, और इस वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो कि पास है, कम एटॉमिक नंबर है, तो इसको हम सेकेंड मानेंगे। तो ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा इस वाले कार्बन को मानेंगे, और चौथा ही होगा हाइड्रोजन क्योंकि इसका सबसे कम होता है। तो ये अगर देखें तो ये जो रोटेशन हो रहा है अगेन ये आर की तरफ हो रहा है। अब हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन जो है वो नीचे की साइड है तो सेम रहेगा, ऊपर की साइड होता तो एस हो जाता, सिर्फ इतना सा आपको समझना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3s 5r और 6r, और यहाँ पे रिलेटिव की बात करें तो 6l और 3d आएगा यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे डेक्स्ट्रो और यहाँ पे लिवो सिक्स्थ वाले पोजीशन पे। तो यहाँ पे और कुछ बताना नहीं है। अब वहाँ पे पूछा था कि डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन के बारे में, जो सेकंड क्वेश्चन था केमिस्ट्री के बाद। तो डिग्रेडेशन के लिए आपको जनरल स्ट्रक्चर पेनिसिलिन का बना देना है। अगर हम इसको अल्कलाइन मीडियम, यानी हम बोल सकते हैं अल्कलाइन मीडियम बोलो या फिर पेनिसिलिनेज एंजाइम बोलो या लैक्टेमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो ब्रेकडाउन होता है ये पेनिसिलोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये पेनिसिलोइक एसिड जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, यानी इसका कोई एक्टिविटी नहीं होगा। वहीं पे अगर हम बात करें इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तब क्या होगा, तब ये क्या पेनिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो कि अगेन इनएक्टिव फॉर्म होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी आपको बताना भी पड़ेगा। और वहीं पे अगर हम लोग बीटा लैक्टम, या अगर मैं आपसे बताऊं यहाँ पे मैं अगर एक एंजाइम ले लेता हूँ बीटा लैक्टमेज के प्रेजेंस में क्या होगा, तो ये जो बीटा लैक्टम करेंगे ना यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, और सिर्फ आपको ये वाला लाइन नहीं लिखना है और यहाँ पे आपको COOH लगा देना है, बस खत्म, इतना करना है COOH। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, बाकी सब सेम का सेम रहेगा। तो ये जो होगा वो इनएक्टिव फॉर्म होगा अगेन।
जैसा कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पेनिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे अमाइडेस की अगर बात करें तो अमाइडेस कौन सा है, अमीन अमाइड ग्रुप ये रहा ऊपर के साइड में। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये 6 API यानी 6 अमीनो पेनिसिलेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो कि इनएक्टिव फॉर्म अगेन होता है ये। सो गाइस ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सिफोलोस्पोरिन के केमिस्ट्री और डिग्रेडेशन पे। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा सिफोलोस्पोरिन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे टोटल 2 रिंग्स है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। एक तो क्या है मीडाजोल और एक हो गया डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग। ऑलरेडी मैंने बता रखा है सल्फर है, थाया अजो ये रहा, और अजीन मैंने यहाँ पे लगा रखा डाईहाइड्रो, बिकॉज एक हाइड्रोजन हट चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन की जगह होती है, एक ये वाला पोजीशन और एक ये वाला पोजीशन। नंबरिंग देता 1 2 3 यानी थर्ड पोजीशन ये हो गया, 4 5 6 7 एक 7th पोजीशन के अंदर की साइड में हो गया। तो जो सिफोलोस्पोरिन होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं 4 मेंबर बीटा लैक्टम, जो कि फ्यूज होता है 6 मेंबर रिंग के साथ, जो कि है डाईहाइड्रोथायजीन रिंग। वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, रिंग ए बीटा लैक्टम, और एक होता है थायजीन रिंग। नोमेनक्लेचर पे आता है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। तो CAS के अकॉर्डिंग जो आपने नंबरिंग देखा वो मैंने आपको बताया अभी, वो CAS के अकॉर्डिंग। बट वहीं पे USP के अकॉर्डिंग बात करें तो नाइट्रोजन को हम देंगे प्रायोरिटी और यहाँ से घुमा देंगे, और दोनों ही देखेंगे 8वां 7वां 6ठा ये जो पोजीशन है यहाँ पे सेम ही होगा दोनों में ही। तो गाइस थोड़ा सा IUPAC की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं ये रहा हमारा सिफेम रिंग। ये इसको हम ये जो जब भी आप इस इतने स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपके माइंड में आना चाहिए ये जो है वो है सिफेम रिंग है। इसका अगर देखें तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर थाया है। 5 पोजीशन पर देखेंगे तो एजा है, बिकॉज नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बाईसाइक्लो 4 2 1। तो अगेन मैंने आपको बता रखा है ये इंटरमीडिएट देखना, राइट साइड देखना और लेफ्ट साइड देखना, इधर 2 है इधर 4 है टोटल एटम्स। तो 4 2 0 ऑक्ट और 8 1। अब यहाँ पे सिफेम रिंग की अगर हम बात करें तो एक सिर्फ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो सिफाम डबल बॉन्ड नहीं है, सिफेम एक डबल बॉन्ड है, जो कि ये अनसैचुरेटेड है। तो अगेन आप नंबरिंग ऐसे कर सकते हो जैसा अभी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आते हैं जो कि सिफेलोस्पोरिक एसिड है। तो सिफेलोस्पोरिक एसिड देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा हमारा कंप्लीट सिफेलोस्पोरिक एसिड, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये अटैचमेंट है। एक तो यहाँ पे सिफेम आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सिफेम बोलेंगे। सिफेम के साथ क्या अटैचमेंट है, 4COOH, और यहाँ पे देख रहे हो 4th पोजीशन पे, और यहाँ पे एसिटॉक्सी मिथाइल जो है वो अटैच है। यहाँ पे एसिडॉक्सी देख रहे हो ये रहा मिथाइल ग्रुप जो कि प्रेजेंट है। अब यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे हमें थोड़ा और समझना है, एक 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिक एसिड, जो कि ये एक्टिव ड्रग है सिफेलोस्पोरिन का। तो यहाँ पे अगर हम देखें 7th पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप है, ये रहा हमारा 7th पोजीशन जो कि एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, और ये रहा हमारा सिफेलोस्पोरिक एसिड जो कि अभी हमने ऊपर देखा, सिफेलोस्पोरेनिक एसिड सॉरी। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग सिफेलोस्पोरिन सी के ऊपर। तो सिफेलोस्पोरिन सी यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके अंदर हमने अटैचमेंट कहाँ किया है, तो यहाँ पे 7th पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप ले रखा, और यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा अमीनो एडिपिक एसिड इसको बोला जाता है, ये पूरा पोर्शन को। तो अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया एक मिथाइल ग्रुप हो गया और एक एसिटाइल ऑक्सी। तो यहाँ पे एसिटॉक्सी मिथाइल ग्रुप हो गया, और ये हमारा बीच वाला क्या है, सिफेलोस्पोरेनिक एसिड हो गया बीच वाला, जितना मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो अगर इसका नाम कैसे करोगे, तो इसका नाम लिखोगे 3rd पोजीशन पे एसिटॉक्सी मिथाइल, और 7th पोजीशन पे जो हमने देखा कि अल्फा अमीनो एडिपिक, तो अल्फा अमीनो एडिपिक, और यहाँ पे सिफेम 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल सा है। तो इसको हम दूसरे टाइप से भी नाम दे सकते हैं कि 3 एसिटॉक्सी मिथाइल 7 अल्फा अमीनो एडिपिक अमीनो 8 ऑक्सो 1 थाया 5 एजा बाईसाइक्लो। यहाँ पे हमने बाईसाइक्लो यूज़ करके 4 to 1 ऑक 3 इन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम बोल सकते हैं। इसका आते हैं मेन स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी मैंने जिस टाइप से आपको समझाया है। तो 6 और C7 पोजीशन यानी 6ठा और 7वां ये वाला और ये वाला पोजीशन पे जो है वो कायरल कार्बन्स है, यानी जितने भी एटम्स हैं ये सब अरेंजमेंट है डिफरेंट एटम्स से। तो जो देखिए तो जो 6th वाला है इस पे R कॉन्फ़िगरेशन और 7th वाले पे R कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि है केमिकल डिग्रेडेशन की तरफ। अब यहाँ पे केमिकल डिग्रेडेशन, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया सिफेलोस्पोरिन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिफेलोस्पोरिन जो है इसका जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे तब ये क्या बनेगा, तो डी डैश एसिटाइल सिफेलोस्पोरिन। अब जो डैश एसिटाइल सिफेलोस्पोरिन जो बना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CH2 दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे OH आकर के एडिशन हो चुका है यहाँ पे।
तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस था। और उसके बाद जब इसका इलेक्ट्रोनाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिंग यहाँ पे आकर के प्रेजेंट हो गया, जो कि हो गया डैश एसिटाइल सिफोलोस्पोरिन इलेक्ट्रॉन, जो कि एक इनएक्टिव है। तो हम जब भी डिग्रेडेशन करते हैं हमें सिर्फ यही बताना होता है कि उसका इनएक्टिव प्रोडक्ट बताना होता है, जो कि अब काम लायक नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब इसका हमने असाइलेज यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं असाइल ग्रुप है, वहाँ से करवाया तो हमने ये पाया कि वहाँ से जो ग्रुप था वो हट चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्म हुआ है वो 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हुआ है। और इसका जब हम लोग H2 और H+ के प्रेजेंस में करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो इलेक्ट्रॉन रिंग यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा और ये इनएक्टिव इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इसका डिग्रेडेशन। एक जो इम्पोर्टेंट था जो कि बीटा लैक्टम इससे अगेन है, तो बीटा लैक्टम की रिंग यहाँ पे टूटेगी, टूटने के बाद क्या होगा, तो बीटा लैक्टम की रिंग जब टूटेगी तो यहाँ पे सिफेलोस्पोरिक एसिड और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनहाइड्रो डैश एसिटाइल सिफेलोस्पोरिक एसिड, दोनों ही गैस अगर ब्रेक डाउन देखोगे तो ये वाली जो रिंग है वो ब्रेकआउट हुई है और COOH यहाँ पे भी COOH फॉर्म हुआ है। उसके बाद ये जो है ये फ्रेगमेंटेशन और रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जो कि इनएक्टिव प्रोडक्ट होता है। तो आप सिंपली ये दो आप बना करके ये बता सकते हो कि ये इनएक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। सो गाइस अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सिफेलोस्पोरिन। तो देख लेते हैं। तो गाइस उससे पहले थोड़ा सा हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ताकि ये जो टॉपिक है ये भी आपका कवर अप हो जाए, कभी क्लासिफिकेशन आ जाता है। तो इसके अंदर टोटल यहाँ पे 4 जनरेशन तक है। तो फर्स्ट जनरेशन पे आते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स है यहाँ पे आप देख सकते हो सिफेलेक्सिन हो गया, सिफ्राडीन हो गया। तो गाइस यहाँ पे जो R1 R2 पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है, कहीं गलत मत लगा देना। जो मैं यूज़ करता हूँ R2 पोजीशन ऑलवेज ये वाला होता है और R1 पोजीशन हमेशा ये वाला होता है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारे नेम कर रखे हैं और ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस करना होगा तभी हो पाएगा। और सेकेंड जनरेशन यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ है क्लोर हो गया। और यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देखोगे ना ये सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं आपको देखने में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे R2 पोजीशन यहाँ पे बता रखा है और यहाँ पे R1 पोजीशन बता रखा है। ऐसे ही यहाँ पे टोटल थर्ड जनरेशन हो गया, फोर्थ जनरेशन हो गया। अब ये फोर्थ जनरेशन के बाद जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी मैंने आपको पेनिसिलिन का बोला था पढ़ने के लिए। पेनिसिलिन अगर आपका हो चुका है डेट मीन्स आपको पेनिसिलिन की जगह सिर्फ सिफेलोस्पोरिन ही तो लिखना है, बाकी सब कुछ तो सेम ही सेम है। वही पीस पे जाकर के बाइंड होगा और जो है सेल वॉल की सिंथेसिस जो हो रही थी उसको इनहिबिट करेगा। तो ये हो गया। सो गाइस SAR के बारे में बात कर लेते हैं सिफेलोस्पोरिन का। तो गाइस अभी मेरे को रिमेंबर हुआ कि जो सिफेलोस्पोरिन का है इसका SAR को देख करके कि जो हमने पेनिसिलिन है इसका भी SAR हमने नहीं किया। तो अभी पेनिसिलिन का SAR पे आएंगे, इसको कर लेते हैं उसके बाद। तो जो सिफेलोस्पोरिन का SAR आप देख रहे हो इसके अंदर पहले हमने जनरल स्ट्रक्चर बना रखा है। ये क्या है? जनरल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो फर्स्ट पोजीशन पे जो सल्फर है, ये जो सल्फर आप देख रहे हो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सल्फर है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और सल्फोन या फिर सल्फोक्साइड में, जिसकी वजह से जो एसिड की स्टेबिलिटी है यानी जो हमारे पेट के अंदर जाएगा तो ये डिग्रेड नहीं होगा, ये अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखेगा। बट थोड़ी सी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो हल्की सी डिक्रीज हो जाएगी, उससे कोई ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बीटा लैक्टम रिंग है और एक यहाँ पे डाइहाइड्रोथायजिन रिंग है। बीटा लैक्टम रिंग जो इंपॉर्टेंट होता है PPP बाइंडिंग के लिए, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के लिए और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी दिखाता है। और साथ ही यहाँ पे डाइहाइड्रोथायजिन रिंग जो होता है ये मोर स्टेबल बनाता है टू एसिड जब हमारे स्टमक में जाएगा तब, और पेनिसिलिनेज की मदद से। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन, ये आपको नहीं लिखना है, ये जनरली पेनिसिलिन्स के लिए लिख दिया था। अब यहाँ पे जो थर्ड है वो है सब्सटीट्यूशन ऑन पोजीशन 3, यानी जो आप पोजीशन 3 देख रहे हो यहाँ पे R2 आप देख रहे हो, इस R2 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ एक हाइड्रोजन या फिर एक CH3, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूँ CH3 या फिर ऐड कर दूँ Cl या फिर CH2OCH3 ऐड कर दूँ, तो ये सभी जो है एसिड स्टेबल बनाते हैं, यानी स्टमक के अंदर जाने के बाद अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेबल होते हैं और साथ ही ऑरली एक्टिव होते हैं। तो गाइस यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे जो आप दिख रहे हो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डबल बॉन्ड जो है वो अपना एक्टिविटी दिखाने के लिए एंटीबैक्टीरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो आप देख रहे हो ये जो होता है ये सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो यूज होते हैं एज अ प्रो ड्रग्स। अब ये जो प्रो ड्रग्स आप देख रहे हो इनकी जो इंक्रीज होती है बायो अवेलेबिलिटी बॉडी के अंदर,
जब ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं तो। और यहाँ पे नाइट्रोजन, इसमें कोई भी वो नहीं छेड़खानी करना है आपको। और यहाँ पे 6th पोजीशन पे एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे अटैचमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे आप देखो 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ कार्बन बनाता है। और ये हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट होता है कैरिलिटी के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोजन। और साथ में ये 7th पोजीशन पे ये जो R1 देख रहे हो ना, इस R1 की जगह अगर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर ऐड करेंगे तो इंक्रीज जाएगा लिपोफिलिसिटी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप अगर आपको दिखा भी दो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। जो सेफलोस्पोरिन है 3rd 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट होता है एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, यहाँ पे सॉल्ट्स में कन्वर्ट होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वही लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे सारे आप पॉइंट्स देख सकते हो। और ये रहा जो कि लास्ट पॉइंट था, जो कि हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स अगर या फिर फेनाइल ऐड होता है और साथ ही हेट्रोसाइक्लिक भी ऐड होता है, दोनों ही मिल करके इंक्रीज करते हैं लिपोफिलिसिटी को। नॉट ओनली हेट्रोसाइक्लिक, फेनाइल भी काम करते हैं लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सेफाड्रॉक्सिल का। सो यहाँ पे आ जाता है हम लोग पेनिसिलिन के SAR पे, जो कि मिस कर दिया था, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल स्ट्रक्चर है, तो 1st पोजीशन पे यहाँ पे सल्फर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से कि स्टेबल एसिड की स्टेबिलिटी बरकरार रखता है, यानी स्टमक के अंदर जाने के बाद डिग्रेड नहीं होने देता है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर चेंज करोगे तो एक्टिविटी डिक्रीज। और यहाँ पे आते हैं 3rd पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था सेफलोस्पोरिन के अंदर भी। और 4th पोजीशन पर नाइट्रोजन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना, कोई भी एटम नहीं लगाने, नहीं तो एबॉलिश हो जाएगी, एक्टिविटी हट ही जाएगी पूरी की पूरी, ये समझ लो। 5th पोजीशन पर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरिलिटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, कैरिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के लिए हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। 6th पोजीशन पे आते हैं R ग्रुप हटाओ और यहाँ पे लगा दो बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप जैसे ही लगाओगे वैसे ही ये बन जाएगा बेंजाइल पेनिसिलिन, जिसकी एक्टिविटी और हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं और सिंपली आपको समझा दिए मैंने सारे पॉइंट्स। तो गाइस ये सब ही जो मैंने अभी आपको बोला वही सारे पॉइंट्स है, कोई भी अलग पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया। तो ये सारे और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बेंजाइल जो पेनिसिलिन है, इसके अंदर जो ये अल्फा पोजीशन देख रहे हो ना, इस अल्फा पोजीशन के जो अगर आप NH2ClF अगर ऐड करते हो यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो इसकी वजह से और ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, एक्टिविटी को ज़्यादा अच्छा शो करता है। तो ये कंप्लीट हो गया SAR पेनिसिलिन। सो गाइस अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि राइट नोट ऑन बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स और साथ ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और SAR बताना है। तो देख लेते हैं। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हम पढ़ रहे हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो जो बीटा लैक्टमेज है ये इनहिबिटर्स है उनका। तो ये बीटा लैक्टमेज आगे है क्या, पहले ये तो समझो। बीटा लैक्टमेज ये कहाँ से सीक्रेट आउट होते हैं, ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, ये बैक्टीरिया जो होते हैं यही ये सारा काम करते हैं कि ये जो बीटा लैक्टमेज जो एक एंजाइम बनता है इनके बॉडी के अंदर, इसकी वजह से जब हम पेनिसिलिन देते हैं पेशेंट को तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको सीक्रेट करते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, पेनिसिलिन को यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जो कि किसी काम का नहीं है, बैक्टीरिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं शो कर पाएगा। अब ये PBPs पे जाकर के बाइंड ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा, तो ये होगा बीटा लैक्टमेज। अब जो हम पढ़ रहे हैं इनहिबिटर्स इनका, तो ये जाएगा और ये इनको इनहिबिट कर देगा। अब इनहिबिट कैसे करेगा तो वो हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है किस चीज़ का, तो पेनिसिलिन का। ये रहा हमारा पेनिसिलिन बैक्टीरिया के अंदर जो बीटा लैक्टमेज। अब ये कहाँ से, तो ये दोनों ही बैक्टीरिया में होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सभी में ये एंजाइम का सीक्रेट होता था। इसी वजह से हम जब भी देते हैं पेनिसिलिन साथ में बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स दे देते हैं। इनका हल्का फुल्का जो होता है ना, ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हल्का फुल्का होता है, एक्टिविटी शो करे एंटीबैक्टीरियल, बट जो जनरली होता है वो इन्हीं का शो करना होता है पेनिसिलिन का। और इनका कोई वो एक्स्ट्रा रोल नहीं होता, सिर्फ जाओ और ये जो बीटा लैक्टमेज यहाँ पे आकर के बाइंड हुआ पड़ा है ना, इसको जा कर के, और ये रहा इनका स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको बता दूं तो ये रहा इनका स्ट्रक्चर, ऐसा मान लो आप लोग कुछ इनका इस ऐसा स्ट्रक्चर। अब ये जाएगा और जो हमारे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स है, ये इनहिबिटर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये जाएगा और ये जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है ये जाकर के इनको पकड़ लेगा, एक तरह से ये बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद यहाँ पे आकर के अटैचमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई एक्टिविटी शो नहीं होगा। यही तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यही तो ये बताना चाहता है। तो यहाँ पे लिखा बीटा लैक्टमेज जो होते हैं ये फैमिली होते हैं एंजाइम्स का, जो प्रोड्यूस करता है दोनों ही बैक्टीरिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। और ये क्या काम करेंगे, तो इनएक्टिवेट करने का काम करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का, यानी ऐसे एंटीबायोटिक जो कंटेन करते हो बीटा लैक्टम, यानी सेफलोस्पोरिन हो गया
और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के अंदर आप देखोगे तो एमॉक्सिसिलिन, बहुत सारे हैं। तो उन सबको ये इनहिबिट करता था थ्रू इनएक्टिवेट प्रोडक्ट बना करके, इनका डिग्रेड करके बीटा लैक्टम रिंग को। अब यहाँ पे देखो जो बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं किसी का, तो ब्रेक डाउन का, जो बीटा लैक्टम का रिंग हो रहा था ना, टूट जा रहा था, उसको अब प्रिवेंट कर दिया। जो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे बीटा लैक्टम एंजाइम को, उसको इनहिबिट करके। अब यहाँ पे 3 हमें इनहिबिटर्स देखना, बहुत इनहिबिटर्स होते हैं ऐसा नहीं है, बट मैंने स्पेसिफिकली ये 3 ही ले रखे हैं इस वजह से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं देगा मास्टर क्वेश्चन। तो क्लेवुलेनिक एसिड के बारे में पढ़ लो, साल्बैक्टम और टेजोबैक्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख रखा है कि ट्रीट करता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, तो ये ट्रीट थोड़ी करेगा, इसके साथ तो जो हमें एंटीबायोटिक देंगे वो देंगे और उसके साथ ये देंगे ताकि उस रीजन पे जाकर के अपना काम करे और जो भी उसको दिक्कत आ रहा हो तो ये जो है वो हेल्प करे। तो वो अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे किसके साथ कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखें तो जो बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स होते हैं इनके पास बहुत ही कम यानी लिटिल या वीक एंटीबायोटिक एक्टिविटी होती है। ये रहा स्ट्रक्चर क्लेवुलेनिक एसिड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे साल्बैक्टम हो गया, ये टेजोबैक्टम हो गया। अब आते हैं ड्रग के कॉम्बिनेशन पे। तो जो एमॉक्सिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन के साथ क्लेवुलेनिक एसिड को दिया जाता है फॉर ओरल रूट के द्वारा, और टिकासिलिन जो हो गया और इसके साथ क्लेवुलेनिक एसिड को दिया जाता है थ्रू आईवी, आईवी के थ्रू एम्पिसिलिन और साल्बैक्टम हो गया, या फिर आईवी के थ्रू पाइपरासिलिन हो गया और टेजोबैक्टम हो गया, इन दोनों को दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो कि कंटेन करते हैं बीटा लैक्टम रिंग को, इनको बीटा लैक्टमेज जो थे वो इनएक्टिव कंपाउंड यानी प्रोडक्ट फॉर्म करवा देते थे, बट जब हम इनको साथ में कंबाइन करके देने लगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करिए, जिसकी वजह से अब भाई बीटा लैक्टमेज तेरी नहीं चलेगी, बिल्कुल इनकी नहीं चलती है, इनकी जो एक्टिविटी वो एबॉलिश हो जाती थी लैक्टेमेस एंजाइम की, जिसकी वजह से जो अब हमारा एंटीबायोटिक है उसकी एक्टिविटी भी थोड़ी इम्प्रूव हो गई। तो बस यही सारी चीज़ें थी यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा है एसएआर आपको पढ़ना है। तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, आप चाहो वो बता देना पूरा का कंप्लीटली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ये रहा एसएआर अगर आ जाए तो। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, सेफेलोस्पोरिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, इन्हीं सब का आ जाएगा तो इनका कम चांसेस होता है, बट देख लेते हैं अब एसएआर है तो ये रहा हमारा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स का एक जनरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो क्लेवुलेनिक एसिड है ये, और जितने भी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स होते हैं ये इसेंशियल होना चाहिए कि इनके पास बीटा लैक्टम की एक रिंग होनी ही चाहिए। और एनी मॉडिफिकेशन, अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे इस वाले रिंग के अंदर तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो इनएक्टिव कंपाउंड यानी प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा ये। तो गाइस अगर यहाँ पे आप नाइट्रोजन हटाओगे कुछ और रिप्लेस करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो यही बता रखा है यहाँ पे। और रिमूवल और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेट्रोनाइट्रोजन, तो जो अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन जैसे कि अगर एग्जांपल में हम ये बता सकते हैं कि नाइट्रोजन को अगर हम हटा दें दूसरे किसी हेट्रो एटम से तो इनएक्टिव कंपाउंड जो है वो फॉर्म होगा। और साथ ही जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आप यहाँ पे देख रहे हो, इसकी जगह पे अगर हम न्यू कंपाउंड कोई भी ऐड कर दें तो उसकी वजह से भी एक्टिविटी जो है वो एकदम कम हो जाएगी, रिड्यूस या फिर एबॉलिश भी हो सकती है। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसेंशियल है एक्टिविटी को दिखाने के लिए, तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो इसमें। सो गाइस अब हम आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे, और 5th और 6th को हम कंबाइन देखने वाले हैं, जिसमें पूछा है अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन, केमिस्ट्री बतानी है अमीनोग्लाइकोसाइड्स की, और यहाँ पे और अमीनोग्लाइकोसाइड्स ही तो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनियामाइसिन और नियोमाइसिन भी है, तो तीनों के बारे में ही जनरली हम देख लेंगे, डोंट वरी। और जिसमें से ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना बिल्कुल नहीं है इन दोनों के बारे में, और उसके बारे में भी पढ़ लेना, छोटा सा ही है। तो दोनों को कंबाइन करके देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बिकॉज इसका लिखेंगे तो वही तो इसी का है, दोनों का सेम ही है, तो देख लेते हैं। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप आप देख रहे हो और यहाँ पे ग्लाइकोसाइड देख रहे हो। तो जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो शुगर ग्रुप होगा। तो ये रहा 2 या हम 2 ही मान लेते हैं, ये रहा अमीनो शुगर ग्रुप जो कि ज्वाइंट होते हैं किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं।
अब ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के बारे में अगर मैं समझाऊं तो ये रहा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, यहाँ पे O मान लिया मैंने और यहाँ पे O मान लिया, और ये जॉइंट किससे होंगे तो अग्लाइकोन, यानी जो ये अग्लाइकोन होता है ना ये नॉन शुगर होते हैं, तो ये रहा हमारा नॉन शुगर वाला पार्ट और ये रहा हमारा जुड़ गया। यहाँ पे O लिखा है मैंने, जनरली ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, वो अभी आपको समझा दूंगा कि कैसे ग्लाइकोसाइड फॉर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर पर पहले आते हैं, तो ये थोड़ा सा समझ लो कि जो अग्लाइकोन जो होते हैं, यहाँ पे ई लगा लेना, जो अग्लाइकोन होते हैं जैसे कि डाई अमीनो साइक्लोहेक्सेन, ये जो डाई अमीनो साइक्लोहेक्सेन होता है ये सेंट्रल रिंग होता है, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर। यानी हम समझ चुके हैं शुगर पार्ट होगा और नॉन शुगर पार्ट, नॉन शुगर पार्ट को हम अग्लाइकोन बोलेंगे, और ये आपस में किससे बाइंड होंगे तो ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से बाइंड होंगे। केमिस्ट्री पे आते हैं, ग्लाइकोसाइड जो होते हैं ये ज्वाइन करते हैं एक शुगर मोइटी को नॉन शुगर मोइटी से बाई ईथर लिंकेज, यानी ग्लाइकोसाइड लिंकेज हम बोल सकते हैं। इफ द शुगर मोइटी, अगर शुगर मोइटी जो है ग्लूकोज हुआ तब तो ग्लूकोसाइड बोलते हैं हम उसको, यहाँ पे देख सकते हो। अगर जो हमारा शुगर मोइटी जो हुआ वो अमीनो शुगर हुआ तब तो उसको हम अमीनो ग्लाइकोसाइड्स बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बताना है आपको केमिस्ट्री में। तो गाइस हमने ये समझ लिया कि जो एक स्ट्रक्चर होगा अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर, उसके अंदर एक शुगर जरूर होने वाला है, अग्लाइकोन पार्ट जरूर होने वाला है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज जरूर होने वाला है। शुगर जो होगा वो अमीनो हेक्सोस या फिर पेंटोस होगा। और अग्लाइकोन के बारे में बात करें तो 1,3 डाई अमीनो साइक्लोहेक्सेन की रिंग होगी। अब ये रिंग जो होती है ये कंटेन करती है किसको, तो यहाँ पे डाई अमीनो आइनोसिटोल। आइनोसिटोल अगर हम देखें तो टोटल 6 मेंबर का ये रिंग होता है। आइनोसिटोल के बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ये रहा OH, ये रहा OH, ये रहा OH, ये रहा OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, तो ये हमारा आइनोसिटोल हो गया। डाई अमीनो यानी दूसरा डाई अमीनो ग्रुप होगा यहाँ पे अटैचमेंट, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख रखा है। तो गाइस मैं इस वजह से इसको ले रहा हूँ ना, ताकि आप जब इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे ना तब आपको बोलोगे ये तो बहुत सिंपल सा है, ये तो बहुत ईजी सा है। तो इस वजह से मैं आपको ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अग्लाइकोन पार्ट, अग्लाइकोन पार्ट के अंदर अभी मैंने आपको बताया 1,3 डाई अमीनो आइनोसिटोल होता है। आइनोसिटोल का यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, जैसे यहाँ पे 6 कार्बन के रिंग आप देख सकते हो हेक्सेन की, और यहाँ पे सभी के पास OH 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 होगा, तो ये आइनोसिटोल हो गया। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डाई अमीनो ग्रुप अगर हम अटैच कर दें तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड कोई सा भी। तो यहाँ पे आप देखें तो जो जितने भी ग्लाइकोन की अगर हम बात करें टोटल 3 ही टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन, एक हो गया स्ट्रिप्टिडीन, एक हो गया स्पेक्टिनामीन। ये 3 तरह के आपको स्ट्रक्चर बस रिमेंबर रखना है, ताकि जितने भी आप अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर चाहे वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनमाइसिन बनाओगे तो आपको ये तीनों का काम पड़ेगा, बिकॉज तीनों में ही तो ग्लाइकोन पार्ट है। तो इनको पढ़ लिया तो वो आपके लिए ईजी हो गया। तो यहाँ पे जितने भी ये आप देख रहे हो ये तीनों के बारे में, ये तीनों ही डेरिवेटिव्स होते हैं स्ट्रेप्टामीन के। ऐसे स्ट्रेप्टामीन बना लोगे तो बस वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाओगे, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो स्ट्रेप्टामीन जो होता है वही है 1,3 डाई अमीनो आइनोसिटोल। तो यहाँ पे अब आते हैं 1,3 डाई अमीनो। तो हमने एक फर्स्ट ले लिया, एक थर्ड ले लिया, ये देखो, या फिर इसको फर्स्ट मान लो, इसको थर्ड मान लो। तो ये फर्स्ट थर्ड मान लिया मैंने और यहाँ पे लगा दिया अमीनो, और ये रहा आइनोसिटोल की ये रिंग है। अब यहाँ पे हमने जो देखा था 2-डीऑक्सी, यानी जो दूसरा पोजीशन था, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये रहा दूसरा पोजीशन। तो इस दूसरा पोजीशन पे डीऑक्सी यानी ऑक्सी यहाँ पे हटा दिया हमने OH ग्रुप को, तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामीन, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें कि स्ट्रेप्टिडीन कैसे फॉर्म होगा, तो ये जो आप ये रिंग देख रहे हो ना, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना एडिशन करना है जो आप नॉर्मली स्ट्रेप्टामीन में यहाँ पे C++ NH2 इतना बस ऐड कर लो, और यहाँ पे भी C++ NH और NH2 बस इतना ऐड करोगे तो स्ट्रेप्टिडीन बन जाएगा, जो कि ये सेकंड हमारा हो गया अग्लाइकोन। और ये थर्ड था स्पेक्टिनामीन। स्पेक्टिनामीन और इजी है, इसमें जो आप ये NH2 देख रहे होते हैं, एक हाइड्रोजन हटाओ और लगा दो CH3 बस, CH3 बस हो गया स्ट्रेप्टिनामीन। अब इतना अगर आपको याद हो गया तो अभी आप जो स्ट्रक्चर देखने वाले हो क्लासिफिकेशंस के अंदर वो आप इजीली कर लोगे। तो क्लासिफिकेशन अगर बात करें अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का 2 टाइप्स होता है, एक सिस्टमिक से आप समझ ही सकते हो पूरी बॉडी पे, टॉपिकल एक रीजन हो गया। तो सिस्टमिक अमीनो ग्लाइकोसाइड्स यानी जो पूरे बॉडी पे एक्ट करते हैं, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कैनामाइसिन और
स्ट्रेप्टोब्रामाइसिन, और यहाँ पे जेंटामाइसिन भी होता है, तो जेंटामाइसिन आप लिख सकते हो। टॉपिकल की बात करें तो नियोमाइसिन हो गया, अमिकासिन हो गया, सिसोमाइसिन हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं मेन स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर। तो अभी मैंने आपको जो बताया था स्टार्टिंग में वो सब आप बता सकते हो, और यहाँ पे आप स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में बताना है, और केमिस्ट्री में आप वो सब ही लिख सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया था ग्लाइकोन के बारे में। ये 3 तरह के होते हैं, और ये बता सकते हो कि जो स्ट्रेप्टेडीन जो होता है वो हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर आता है। यही तो केमिस्ट्री आपको स्ट्रक्चर के बारे में जितना अच्छे से आप बता पाओ। अब आते हैं यहाँ पे, आप देखोगे तो 2 शुगर के प्रेजेंट होते हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि हमारा शुगर पार्ट है एन मिथाइल एल ग्लूकोसामीन, और यहाँ पे एल स्ट्रेप्टोज। अब यहाँ पे अगर हम देखें अग्लाइकोन पार्ट वो है स्ट्रेप्टेडीन। स्ट्रेप्टेडीन जो है वो नॉन शुगर पार्ट है। अब स्ट्रेप्टेडीन का हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, आइनोसिटोल बनाओ, और यहाँ पे फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे NH2 और एक हाइड्रोजन हटा के C डबल बॉन्ड NH और NH2 लगाना है, और यहाँ पे भी सेम वैसे ही कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे OH था ना, और यहाँ पे जो आप देखोगे ना इसके साथ भी L स्ट्रेप्टोस, यहाँ पे भी OH होता है। तो इधर की साइड अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहा एक OH, और इधर की साइड बताऊं तो OH। क्या होता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, जब ये रिप्लेस हो जाता है ना वाटर के साथ H2O फॉर्म कर लेते हैं, तो जो ये ऑक्सीजन आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन बीच में आ गया, और यही होता है हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये आप क्लियर हो गया होगा कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब H2O OH में से बाहर आ जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। सेम यहीं पे वैसे ही हुआ था। तो ये स्ट्रेप्टोस का आपको स्ट्रक्चर याद रख लेना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ईजी है। और यहाँ पे आपको एन मिथाइल एल ग्लूकोसामीन का स्ट्रक्चर रिमेंबर कर लेना है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर्म हो चुका है। सेम ऐसे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डी ग्लूकोसामीन हो गया, और यहाँ पे 2-डिऑक्सी स्ट्रेप्टोमीन हो गया। अब ये जो है वो, और यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल 3 स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे बीच में आपके जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गए। तो इनको आपको बना लेना है। अब यहाँ पे आते हैं, और हाँ ये याद रखना है कि जब भी हम कैनियामाइसिन में आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये 6th पोजीशन ये रहा, ये 1st पोजीशन, 2nd, 3rd, 4th, 5th, और ये वाला 6th ये रहा। तो 6th के बाद यहाँ पे एक R1 आता है। R1 की जगह पे अगर आप NH2 लगाते हो और R2 की जगह पे OH लगाते हो तो कैनियामाइसिन A फॉर्म होता है, और कैनियामाइसिन बी सी, जिसमें कैनियामाइसिन बी जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है। दोनों जगह पे आपको बस लगा लेना है NH2, और ये बहुत ज़्यादा पोटेंट यानी बहुत अच्छा एक्टिविटी जो है ये शो करता है बैक्टीरिया के खिलाफ। और यहाँ पे कैनियामाइसिन जिसमें OH और यहाँ पे NH2 लगा दिया। और यहाँ पे आते हैं नियोमाइसिन। नियोमाइसिन का आप भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, जिसमें अगर हम बात करें शुगर पार्ट डी राइबोस जो है हमारा शुगर पार्ट ये रहा, और यहाँ पे नियोसामीन जो कि एक और शुगर पार्ट हो गया, और जो हमारा अग्लाइकोन जो नॉन शुगर पार्ट है वो है 2-डिऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन जो कि अग्लाइकोन पार्ट है, नॉन शुगर पार्ट है। और यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ से हटा देना था बस, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं लगाना है। तो सिंपल सा इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजिली यह आपका हो जाएगा। अब जितने भी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम समझते हैं। जो हमारा ये बैक्टीरिया समझिए कि ये हमारा ये रहा बैक्टीरिया, कुछ भी समझ लो। ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर सेल होगा, सेल जो है उसके अंदर आप देखोगे तो ये रहा हमारा राइबोसोम्स। सेल के अंदर अगर मैं आपको समझाऊं, ये देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने समझा था, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये बड़ा वाला ये हमारा सेल वॉल हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स, 2 राइबोसोम्स, एक 50S सब यूनिट और एक 30S सब यूनिट्स। क्या होता है यहाँ पे जब इनका प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे दोनों ही राइबोसोम्स आकर के कंबाइंड होते हैं, और एमानिन के जो स्ट्रैंड होते हैं उसके कोडन्स को रीड करते हैं, और टीआरएनए को सेंड करते हैं सिग्नल, ताकि भाई आप कॉम्प्लीमेंट्री कोडन लेके आओ यानी एंटी कोडन, और जाकर के यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस आप देख सकते हो गया। और ये जो हेल्प होता है इनके ग्रोथ वगैरह वगैरह डिफरेंट काम में काम करता है, मेनली ग्रोथ में। तो जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये अंदर जा करके पेनिट्रेट होकर के 50S राइबोसोम्स या फिर 30S राइबोसोम्स पे बाइंड कर लेंगे, किसी पे भी बाइंड कर लेंगे, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाइंड करने के बाद क्या करेंगे, ये तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, भाई अब आप रीड मत करो, अब आप नहीं कर सकते हो रीड,
या फिर अगर रीड करेंगे तो भाई गलत रीडिंग करेंगे, मिस रीडिंग करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मिस रीडिंग करेंगे या फिर डायरेक्टली ब्लॉक कर देंगे। मिस रीडिंग करेंगे तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे टीआरएनए को, और टीआरएनए जो है वो रॉन्ग कोडन वहाँ पे लाएगा, और वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी उसमें जो अमीनो एसिड्स होंगे वो डिफेक्टिव होंगे या फिर अनयूजुअल होंगे, जो किसी काम का है ही नहीं। बैक्टीरिया का भाई किसी काम का ही नहीं है। जब प्रोटीन सिंथेसिस हुआ तब ये कैसे जिएगा, तब तो इसकी ग्रोथ होगी नहीं इससे, तब बैक्टीरिया डेड। तो बस यही बताना है, और एग्जाम्पल में आपको ये सब लिख देना है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स में बताया था। कैनियोमाइसिन ये सब हो गया, तो यही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्म में भी लिखा है कि अमीनोग्लाइकोसाइड जो कि ये सब होते हैं, ये पेनिट्रेट होते हैं पहले बैक्टीरिया सेल के अंदर और साइटोप्लाज्म वाले रीजन जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में है, और उसके बाद ये बाइंड होते हैं किसी भी एक सब यूनिट से, और इनका काम है कि भाई मिस रीडिंग करवा दो या फिर ब्लॉक कर दो, जिसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो स्टॉप हो जाती है, या फिर होगी भी तो किसी काम की नहीं होगी। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन का। देखो तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, दोनों ही में काम करेगा। मोस्टली जो होते हैं ना वो याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये याद रखना है कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स ऑलवेज ज़्यादा ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर और कम, बहुत ही मिनिमम हम बोल सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरफ ये काम करते हैं, बट दोनों साइड ये काम कर सकते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है और इफेक्टिव अगेंस्ट स्टेप्टोकोकाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, और मेनिंगोकोकाई हो गया, न्यूमोकोकाई हो गया। और ये यूज़फुल होता है ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी प्लस गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, यूटीआई के अंदर मेनिंजाइटिस हो गया, और एंडोकार्डिटाइटिस। नियोमाइसिन की बात करें तो ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी इफेक्टिव होता है अगेंस्ट स्टेफिलोकोकी और न्यूमोकोकी और गोनोकोकी और मेनिंगोकोकी। ये यूज़फुल होता है ट्रीटमेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ के लिए, स्किन इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड वाउंड्स हो गया, कंजक्टिविटीज़ के लिए। वहीं पे कैनामाइसिन के बारे में बात करें, कैनामाइसिन बी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ये यूज़फुल होते हैं ट्रीटमेंट के लिए सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस, न्यूमोनिया, इन्फेक्टेड वाउंड्स, इन सभी के लिए काम करते हैं। अब हम आते हैं मेन SCR पे। ये तो हो गया कंप्लीट 6 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन का एक पार्ट बच गया था SCR, वो अब हम देख लेते हैं। SCR के लिए आपको एक जनरल स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, तो मैंने कैनामाइसिन का बना रखा है यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 3 रिंग्स है, और ये हमारा जो है वो है अग्लाइकोन पार्ट। तो रिंग 1 पे आते हैं। जो आप रिंग 1 देख रहे हो इस पे आप पोजीशन देखो, ये रहा सेकंड पोजीशन पे R2 है, और यहाँ पे 6th पोजीशन पे R1 है। तो अगर इन दोनों का जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो क्या ऐड कर सकते हैं, या फिर हम OH ऐड करो या फिर आप NH2 ऐड करो। इन दोनों में से किसी एक को ऐड करना होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ये अपनी एक्टिविटी जो है वो दिखाएगा। अगर हम लोग दोनों ही पोजीशन पे NH2 ऐड कर लेंगे तब ये बन जाएगा हमारा कैनामाइसिन बी, जो कि बहुत अच्छा एक्टिविटी जो है वो दिखाएगा। और बाकी ऐड करेंगे तो अच्छा एक्टिविटी दिखाएंगे, बट उतना नहीं जितना दिखाना चाहिए, फुल्ली एक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है कैनामाइसिन ए और बी से जब हम NH2 ऐड करेंगे तो। वहीं पे अगर बात करें मिथाइलेशन करते हैं, यहाँ पे जो 6th पोजीशन आप देख रहे हो, यहाँ पे जब हम मिथाइलेशन ऐड कर देंगे और यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आप CH2 देख रहे हो और यहाँ पे NH2 आप देख रहे हो, ये कैनामाइसिन भी हो गया। तो यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, फिर यहाँ पे ऐड हो गया CH3, तो तब ये और अच्छी एक्टिविटी जो है वो दिखा पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बी रिंग का। ये इतना आपको 2 पॉइंट लिख लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको लिख करके बता देना है। अब आते हैं रिंग 2 पे। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हो NH2, यहाँ पे अगर हम लोग एसाइलेशन या फिर एल्काइलेशन करेंगे तो डिफरेंट ड्रग्स बनेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टिविटी यानी मोर पोटेंट होंगे। सिर्फ आपको एसाइलेशन या एल्काइलेशन करना है। अब हम बात कर लेते हैं जो ये आप थर्ड वाला रिंग देख रहे हो इस पे। सो गाइस, यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो सेकंड पोजीशन पर जो OH है, अगर हम इसको हटा दें और NH2 ऐड कर दें, डैट मीन्स क्या होगा, एक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इसकी। और जो ये 4th पोजीशन देख रहे हो, यहाँ पे अगर हम मिथाइलेशन कर दें तब भी इसकी एक्टिविटी जो है वो और बढ़ जाएगी और अच्छी एक्टिविटी दिखाएगी। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो और ये आप नोट डाउन कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको जो बताया, और यहाँ पे जब हम सेकंड पोजीशन पर ऐड करेंगे अमीनो ग्रुप को तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। 4th पोजीशन पर जब हम ऐड करेंगे मिथाइलेशन, तो जो हमारा ड्रग है वो जैसे सीसोमाइसिन है, जिसका जो एक पोटेंट ड्रग है और अच्छी एक्टिविटी दिखाता है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जनरल स्ट्रक्चर है टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टेट्रा न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। सभी के सभी 6 मेंबर का
साइक्लिक रिंग है यानी कार्बन की साइकिल है। यहाँ पे आप देखोगे तो सभी 6 कार्बन है, जो कि एक अच्छी बात है और सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि आप इजीली कर लोगे। अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये रहा ऊपर वाला, और फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10th 11 12, टोटल 12 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम देखें यहाँ पे बीच बीच में तो गाइस यहाँ पे हम इसको बोलेंगे 4A, इस वाले को हम बोलेंगे 5A, और 7 से 8 7 नहीं, यहाँ पे 6 और 7 के बीच में 6A, इस टाइप से ये बीच वाले का नेम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास ये CONH2 है, ये CONH2 आखिर क्या है? अमाइड कार्बोनिल ग्रुप है, अमाइड कार्बोनिल। अगर हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए, अदरवाइज डिक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी। या फिर और हम यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हो, इस हाइड्रोजन को एक हटा के अगर हम दूसरा कंपाउंड अगर अटैच करेंगे तब तो पोटेंसी इंक्रीज होगी, बट अगर हम इसको कम्प्लीटली चेंज करेंगे तभी जो है एक्टिविटी जो है वो घट जाएगी कम्प्लीटली। और यहाँ पे आप देख सकते हो NCH3 और टू होल ट्वाइस 2। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो ये है हमारा डाइमिथाइल अमीनो। अब ये जो डाइमिथाइल अमीनो आप देख रहे हो, 2 मिथाइल है, अमीनो ग्रुप में है क्योंकि N है, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? तो ये एक्टिविटी ये जो है वो प्रोवाइड करवाता है, और ये बहुत इसेंशियल है बिकॉज ये जो आप देख रहे हो ये अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ रहा है, अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हेल्प करता है हमारे ज्वाइटर आयन फॉर्मेशन के लिए। कभी ये जो H है वो यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो साइन आ जाएगा, और ये मैनेज कर लेता है ज्वाइटर आयन होने की वजह से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो R के 4th पोजीशन पे, यहाँ पे हम लोग OH ग्रुप जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो कि ओरली एक्टिव होता है। और यहाँ पे जो आप R3 देख रहे हो, इस R3 पे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? CH2। जब CH2 ऐड करेंगे तो ये एक्टिविटी जो है वो बढ़ाता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो R2 के पोजीशन पे आप देखोगे OH बहुत जगह आप देखोगे, जो कि लिपोफिलिसिटी जो है वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है लिपोफिलिसिटी, और एक्टिविटी भी और स्टेबिलिटी भी सब कुछ हेल्प करता है हमारा OH ग्रुप अगर R2 पोजीशन पे है तो। वहीं पे अगर हम बात करें R1 का, तो यहाँ पे R1 पे जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों ही आ सकते हैं, दोनों ही जो है वो इंक्रीज करेंगे एक्टिविटी, कोई डिक्रीज नहीं करेगा यहाँ पे। तो और गाइस एक आप यहाँ पे बता सकते हो 9th वाले पोजीशन पे, 9th वाला जो पोजीशन है, अगर यहाँ पे हम लोग ऐड कर दें ग्लाइसिल अमीनो ग्रुप को एट 9th पोजीशन, तो जब इसको ऐड करेंगे तो एक न्यू क्लास ऑफ जो है एंटीबायोटिक फॉर्म होगा, जिसका नाम है ग्लाइसाइल साइक्लिन जो है वो फॉर्म होगा, जो कि एक पोटेंट ड्रग है और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो है शो करेगी। तो ये जो SCR है वो आपका टेट्रासाइक्लिन्स का है। ये कुछ पॉइंट्स जो है वो आप लिख सकते हो, और SCR आपने देखा है कभी भी अकेला नहीं आएगा, जब भी आएगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन के साथ कॉम्बाइन होकर के आएगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको ये लिखना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जल्दी ही यूनिट 2 की जो वीडियो है वो आपको मिलेगी। थोड़ा कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से थोड़ा मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट आई होप आज मैं फ्री होकर के अच्छे से बना पाया। साउंड थोड़ा था बट उतना नहीं था, तो ऐसे ही कोशिश करूँगा जल्दी से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने की।